हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस माय यूट्यूब चैनल। विजन आईएएस 365 मैगजीन में हम लोगों ने कवर किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो बिहार और आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लेक्चर में इसके आगे से। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या होता है? बेसिकली ऐसी रिवर्स जो मोर देन वन स्टेट से फ्लो होती हैं, तो उनके पानी को वाटर के यूजेस को लेके कुछ पॉलिसी होती है या डिस्प्यूट होते हैं, उसी को इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें से उसके क्या क्या फैक्टर्स है ये हम देख लेते हैं। असिमेट्रिक एक्सेस टू रिवर वाटर, जिसमें क्या होता है कि सपोज ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इसमें कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के बीच में वाटर यूजेस को लेकर इशू है, क्योंकि ये जो दोनों स्टेट्स हैं उसमें इन दोनों रिवर्स, इन कावेरी रिवर में वाटर का यूजेज जो है ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो वाटर डिमांड को लेकर इन लोगों में डिस्प्यूट होता रहता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि, और जो ये डिस्प्यूट है उसका रीज़न क्या है कि डे बाय डे की वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 तक वाटर का यूजेज 22% इंक्रीज हो जाएगा, और 2050 तक वाटर का यूजेज 32% इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आज आप 100 लीटर वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो 25 तक जाते जाते आप यूजुअली 122 लीटर वाटर यूज़ करने लगेंगे। तो बढ़ते वाटर डिमांड को देखते हुए एक वाटर डिस्प्यूट जनरेट होता है। और तीसरा है कि एमएसपी, जब राइस का या फिर वीट का जब एमएसपी को इंक्रीज़ किया जाता है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होता है कि वो लोग उस फसल को और अधिक से अधिक ये अपनी खेती करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो और उनको एमएसपी बढ़िया मिले, तो उनका इनकम बढ़े। तो जब ये पैदावार ज़्यादा करने के लिए ये ज़्यादा बोया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसका वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा। और तीसरा है कि लैक ऑफ इंटीग्रेटेड बेसिन अप्रोच, जैसे जो रिवर्स के बेसिन्स होते हैं जहाँ पे नदी इसमें सी में जाके मिलती है, तो वहाँ पे वाटर का प्रॉपर यूजेस नहीं हो पाता है। जैसे महानदी रिवर बेसिन है, वहाँ पे उसकी वाटर को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि जो क्लैरिटी होती है वाटर यूजेस को, ये गवर्नमेंट के पास इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है कि कौन से मंथ में कितना वाटर का यूजेज है। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके वाटर डिस्प्यूट जनरेट होता है। तो इसमें मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि वाटर जो है कौन से शेड्यूल में है, कौन इसमें शेड्यूल में कौन से लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो जो वाटर है, जो स्टेट का वाटर है, वो स्टेट सब्जेक्ट में है, जो जिसका एंट्री 17 है। और इंटर स्टेट वाटर से रिलेटेड एक यूनियन लिस्ट में भी है, एंट्री नंबर 57। और इसके अलावा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आर्टिकल 262 में रिवर बोर्ड एक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न दिया हुआ है। एंड नेशनल वाटर पॉलिसी जो है, जिसमें वाटर से रिलेटेड क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज, वाटर के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा। और इसमें इंटर स्टेट वाटर को लेकर देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या हैं। तो अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि वाटर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट आता है, इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में वाटर को लेकर जब भी डिस्प्यूट आता है, तो उसका रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फॉर एग्जांपल जो गोदावरी रिवर है, ये डिस्प्यूट 11 साल से चल रहा था ट्रिब्यूनल में, जिसका जजमेंट आने में 11 साल लग गए। और इसके बाद है कि कोई मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होता है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, लाइक जो अपना उसका इम्पैक्ट इकोलॉजी पे क्या होगा। फिर जुडिशरी इसको प्रॉपर टैकल नहीं कर पाती है। एंड थर्ड वन इज़
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट। सपोज दो स्टेट के बीच में इश्यूज हैं तो इनका हम लोग राजनीतिकरण कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये मेन चैलेंजेस हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस पूछती है तो एक उसमें चैलेंजेस भी पूछती है, उसका सॉल्यूशन भी पूछती है, और उसके सपोज फेवर में हो गए एंड अगेंस्ट हो गए, तो एक मीडियोकर पाथ होना चाहिए जिसमें दोनों पार्टीज जो होती हैं, सपोज इंटर स्टेट है तो मोर देन वन पार्ट स्टेट्स होंगे तो दोनों पार्टीज सेटिस्फाई करें। तो ऐसे जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इसमें आपको नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका फॉरवर्ड, इसमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो पहला है कि कोऑपरेशन, जो दो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़नी चाहिए, और ये कोऑपरेशन बढ़ने के लिए आपस में जो ये है डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू किया जा सकता है। और इसका जो जब ये समुद्र में जाती है तो इसका जो बेसिन्स होता है, बेसिन्स का इफेक्टिवली मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे जो उसका नदी का पानी है वो समुद्र में कम जाए और उसके पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके, जो हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक्शन है, लाइक जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन्वायरमेंटल के, ज्योग्राफी के, इनको एक साथ ला के इनसे एक जो भी स्टेक होल्डर है इनसे एक सॉल्यूशन लेना चाहिए स्टेट्स को इंक्लूड करके। एंड इस पे कोई एक प्रॉपर वाटर की पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे कौन सा स्टेट कितना परसेंटेज वाटर यूज़ करेगा और कितने एरिया में यूज करेगा, ये सारा डिस्प्यूट एक होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ गवर्नर। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि केरला में, तमिलनाडु एंड पंजाब में वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी कि उनका ये कंप्लेन ये था कि जो गवर्नर हैं बहुत सारे जो बिल होते हैं इनके असेंबली से तो पास हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक्ट को बिल लाने के लिए पहले वहाँ पे जो असेंबली है, विधानसभा है, विधानसभा से पास होनी चाहिए, देन वहाँ पे उसका काउंसिल है तो काउंसिल से पास होना चाहिए, देन उसके पास गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर एक्सेंट दे देते हैं तो वो फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट वहाँ पे ये कर देता है तो फाइनली वो बिल बन जाता है। तो क्या होता है, सपोज यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहाँ से पास हो गया, तो गवर्नर के पास जाके बहुत सारे जो बिल्स हैं ये स्टक हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेट्स को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इशू आते हैं। तो इन फैक्टर्स को लेके केरला हुए, तमिलनाडु हुए, पंजाब, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये गवर्नर के पास जो पेंडिंग बिल्स हैं इससे रिलेटेड इशू को लेकर, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न क्या है। तो कोई भी बिल को कोई भी एक्ट को बिल बनने के लिए गवर्नर का जो एक्सेंट होता है ये मैंडेटरी रहता है आर्टिकल 200 के हिसाब से। और गवर्नर के पास एक पावर होता है कि वो बिल रिजर्व में अपने पास रख सकता है कि प्रेसिडेंट के इसमें एक्सेंट के लिए। एंड तीसरा है कि उनके पास, गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर भी होते हैं जो कि एड एंड एडवाइस पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, उनके एड और एडवाइस पे काम करते हैं। तो इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो डिसीजन पेंडिंग है, सपोज गवर्नर ने कोई भी बिल गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने इंस्टेंट उसको अप्रूव नहीं किया, मीन्स एक्सेंट नहीं दिया, तो गवर्नर के पास पेंडिंग रह जाता है, जिससे पॉलिसी या फिर जो भी बिल होता है वो कोई भी एक्ट बिल नहीं बन पाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टेट के पॉलिसी मेकिंग में इशू आता है। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड तीसरा है कि बर्डन ऑफ जुडिशरी। तो ये सारे गवर्नर के रोल को लेकर इतने सारे इश्यूज हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारे स्टैटिक का पार्ट है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपने स्टैटिक में रिसोर्सेज में कवर करना है। बाकी हम मोस्टली यहाँ पे कवर करेंगे जो लास्ट 1 ईयर के जो इवेंट्स हैं उसको स्टैटिक से लिंक करके, क्योंकि जो GS2 के यूपीएससी GS2 या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस में जो इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक होता है वो डायनेमिक टॉपिक, डायनेमिक इन द सेंस की जो करंट अफेयर वाले टॉपिक होते हैं उनको स्टैटिक वाले पार्ट से लिंक करता है और लिंक करके
वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हम जस्ट एक ओवरव्यू दिए हैं, बाकी इसको कवर करने के लिए आप अपने लक्ष्मीकांत बुक या फिर आप जिस भी बुक से रेफ़र कर रहे हैं उसमें इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बस इसमें एक यही एक न्यूज़ था कि वहाँ पे ये 3 स्टेट थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसका रीज़न क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, ये इस यहाँ पे वे फॉरवर्ड था। तो इससे रिलेटेड एक सरकारिया जो कमीशन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है ये। यहाँ पे गवर्नर के रोल को लेकर इन्होंने ये किया था कि जो गवर्नर होते हैं शुड नॉट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अपना इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो अपने स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में पॉलिसी और उससे डिसीजन से लेकर क्या स्टेट में चल रहा है, ये यहाँ पे गवर्नर का काम होता है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा बैठाए जाते हैं कि वहाँ पे मॉनिटर इन द सेंस कि क्या हो रहा है, स्टेट की एक्टिविटी प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड वहाँ पे बैठाए जाते हैं। तो सरकारिया कमीशन में क्या होता है, उसमें जजमेंट आया था कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट इन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स वो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके एजेंट के तौर पे काम ना करें। और पुंछी कमीशन जो आया था वहाँ पे बोला गया था कि गवर्नर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, आर एक्सपेक्टेड, गवर्नर जो होते हैं उनको उम्मीद किया करना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली वर्क करें। और इसमें क्या होता है कि इनका टर्म को फिक्स कर दिया जाना चाहिए, गवर्नर का टर्म फिक्स नहीं होता है तो, और ये एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी यहाँ पे उनको यूज एंड मिसयूज किया जा सकता है। तो इसलिए उनका रिकमेंडेशन आया था कि जो उनका गवर्नर का टेन्योर होता है इसको 5 साल के लिए फिक्स कर देना चाहिए। अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज से रिलेटेड यूनियन होम मिनिस्टर ने अर्ज किया था कि हिंदी को प्रेफर करें वो रादर देन इंग्लिश, और स्पेशली ये इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में। सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो फिर वहाँ पे हिंदी को प्रेफर करना चाहिए। इसका रीज़न ये, सपोज यहाँ पे कोई महाराष्ट्र में बैठा है और वो कम्युनिकेशन कर रहा है एमपी से, एमपी या फिर यूपी से कर रहा है, तो कैसा यहाँ पे गुजराती है लैंग्वेज और यहाँ पे है हिंदी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू आएगा कि जो ये कम्युनिकेशन है और इनके बीच में कम्युनिकेशन का इशू आएगा। तो इस टॉपिक को लेते हुए यूनियन होम मिनिस्टर ने अर्ज किया कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका प्रेफर करना है आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि हिंदी ऑलमोस्ट 43% पीपल लोग बोलते हैं इंडिया के। तो इसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है। एक तो हिंदी के बेसिकली क्या है, जो अपना एंशिएंट लैंग्वेज था संस्कृत, उसी से एक्सटेंडेड वर्जन है ये। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1949 में, इसको एडॉप्ट किया था हिंदी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और हिंदी और इंग्लिश दोनों एडॉप्ट किया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है इसको ये ऑफिशियल लैंग्वेज में डिक्लेयर किया था, हिंदी एज अ देवनागरी स्क्रिप्ट। ये मेंशन है आर्टिकल 343 में, और इसको सपोर्ट मिलता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में। और एक इसमें 2011 में जो लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ था, लिंग्विस्टिक सेंसस मतलब भाषा के आधार पे जो सेंसस होता है वो हुआ था, जिसमें हिंदी को बोला गया था कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, और नियरली 58.4 करोड़ लोग इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बोलते हैं, जो कि ये इंडिया के पॉपुलेशन का अराउंड 43.6% पीपल हैं, 43.6% पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज से रिलेटेड इसकी क्या नीड क्या है एंड इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि पूरे वन नेशन में, एक राष्ट्र में एक लैंग्वेज रहेगा तो इसमें ब्रदरहुडनेस बढ़ेगी। सपोज कोई यहाँ से एमपी राजस्थान से कोई जाता है कर्नाटका में जाता है तो वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। तो इससे क्या रहेगा कि जब कम्युनिकेशन बेटर होगा तो इनके बीच में भाईचारा बढ़ेगा।
पहला यहाँ पे बेनिफिट तो ये है, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे डाइवर्सिटी को हार्म पहुंचेगी, क्योंकि इंडिया जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है इसको ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे सपोज यहाँ पे राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, एंड गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। तो इससे क्या होगा कि इन लोगों कम्युनिकेशन में इशू आएगा, और ये लोग जब कोई राजस्थानी या फिर हिंदी लैंग्वेज यूज़ करने लगेंगे तो इनका जो ट्रेडिशन है या फिर डाइवर्सिटी है इसको इम्पैक्ट होगा। तो पहला तो चैलेंजेस, बेनिफिट ये और चैलेंजेस ये हैं। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मीन्स एक लैंग्वेज होने में क्या होगा कि एड्रेस का इशू आएगा। सपोज कोई यूपी का स्टूडेंट है, उसको जॉब मिलती है, वो आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट होता है, एंड उसकी पोस्टिंग हो जाती है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हो जाने की वजह से इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है ये डाउन होगा, क्योंकि जब तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आपका लैंग्वेज, लोगों का लैंग्वेज नहीं समझेगा वो सॉल्यूशन कैसे देगा। तो एक तो इसका एफिशिएंसी और ड्रॉ एंड इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। तीसरा है कि जो इसके फेवर में एक ये है कि जब सर्विस डिलीवरी जो है कि फास्ट होगा, जब लैंग्वेज होगा सिमिलर होगा, मीन्स लैंग्वेज सिमिलर होने की वजह से जो सर्विस होगा वो जल्दी दे पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर वहाँ पे नहीं रहेगा। और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होती है इनके पास काफ़ी पैसा और टाइम बचेगा, क्योंकि जब भी ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी जाता है तो बहुत सारा पैसा ट्रांसलेशन पे खर्च किया जाता है। तो गवर्नमेंट को इससे बचेगा, तो इससे जब बचेगा तो सरकार का पैसा बढ़ेगा, तो अदर रिसोर्सेज पे वो लाइक पावर्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और पे वो पैसे खर्च कर सकेंगे। और इसका जब भी ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक मीडियोकर पाथ में रख के आंसर करना रहता है। तो जो सिंगल लैंग्वेज होता है थ्रू आउट इंडिया, इसके लिए कॉन्सेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि और सपोज कॉन्सेंसस बिल्ड हो जाता है तो इससे ब्रदरहुडनेस जो है, भाईचारा, ये तो बढ़ेगा ही। और इसमें क्या है कि जो इसके अगेंस्ट बस प्रॉब्लम ये है कि जो आर्टिकल 29 है अपना, जो एक फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेक्ट दियर स्पेसिफिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम आ रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो इसका एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट इशू है कल्चर से रिलेटेड, ये GS1 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आर्ट एंड जो कल्चर वाला पार्ट है, तो ये वहाँ पे कल्चर में पूछा जा सकता है। तो इसको आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अभी अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके पहले गाइज आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और इनकेस आपको कुछ भी डाउट्स रहता है या फिर आप कोई अगला वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, या फिर आपको कोई इशू है तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझसे कोई भी इशू रहे तो उस पर सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि अभी इस बार 17th लोकसभा में क्या हुआ था कि एक MP हैं उनको लोकसभा से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। और इसका रीज़न ये था कि उन्होंने जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिशन पार्टी द्वारा, जो इसमें रूलिंग पार्टी है उनसे अपोजिशन पूछे जाते हैं, बट उन पर ब्लेम ये लगा था कि वो किसी बिजनेसमैन से गिफ्ट्स लेकर वो इलीगल तरीके से उन्होंने एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर उसके जो ये हैं कॉम्पिटिटर होते हैं उनको हार्मफुल पहुंचाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बेस पे इनको एक लोकसभा से निकाल दिया गया था। तो जो MP का सस्पेंशन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, उसके सस्पेंशन का हम देख लेते हैं रूल्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट टू हाउस के नाम से दिया रहता है, जो कि आर्टिकल 122 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कांट बी क्वेश्चन इन जुडिशरी, जो आर्टिकल 122 है ये बोलता है कि जो भी पार्लियामेंट में
डे बाय डे डिस्कशन होता है वो किसी भी जुडिशरी में उसको एज अ प्रूफ नहीं, ना तो प्रूफ एज ए यूज किया जा सकता है, ना तो फिर उसके अगेंस्ट हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन और कौन कौन से केसेस में होता है ये भी हम देख लेते हैं कि एक तो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। जो ये जो अपना एक्ट है इसमें ऐसा मेंशन है कि किसी भी सिनेरियो में 2 साल का जब जेल हो जाता है, 2 या 2 साल से अधिक का जेल हो जाता है, तो उस केस में एमपी को वहाँ से लोकसभा से निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। और ये बेसिकली होता है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस हो गए या फिर इलेक्शन में कुछ उन्होंने धांधली किया है, इससे रिलेटेड ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं। तो पहला तो ये सिनेरियो जिसमें लोकसभा से आप को निकाला जा सकता है। दूसरा है कि 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग बोलते हैं कि दल बदला कानून। सपोज आप जब चुनाव लड़े तो पार्टी ए में थे, देन इसके बाद आप जीतने के बाद पार्टी स्विच करके पार्टी बी में चले गए, तो फिर इस केस को ही वैलिडेट करने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ है। अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं कि पार्लियामेंट्री का फंक्शन जो है उसके बारे में, क्योंकि जो 17th लोकसभा था उसका जो आउटपुट था वो काफ़ी डाउन हुआ है, एफिशिएंसी उसका डाउन हुआ है, क्योंकि लोकसभा 17th लोकसभा में टोटल 274 दिन ही उसकी सीटिंग हुई है। और ये लास्ट लोकसभा के कंपेयर में जो 16th लोकसभा था इसके कंपेयर में काफ़ी कम है, क्योंकि जो 16th लोकसभा था वहाँ पे 331 डेज़ की यहाँ पे सुनवाई हुई थी। सुनवाई मीन्स वो पार्लियामेंट का सेशन में 331 दिन हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये लोग मिले थे। तो 17th लोकसभा में ये घटने का क्या क्या कारण है और इससे डेमोक्रेसी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसको हम डीप में समझेंगे अभी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और ये स्टैटिक से डायनेमिक को, स्टैटिक से अपने करंट अफेयर्स को लिंक करके आपके पास एक शॉर्ट नोट रहे, जिससे आप कभी भी सपोज मेंस प्री एग्जाम निकल जाता है तो आप मेंस में ये बिल्कुल रेडी टू राइट टाइप के मटेरियल्स रहें, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसके क्या क्या रिसेंट इंस्टेंसेस क्या हुए हैं कि जो ऑप्शंस ऑफ बिल स्क्रूटनी मीन्स आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा है यहाँ पे बहुत सारे बिल ऐसे आए जो बिल पास हो गए और वहाँ पे बिल टेबल हुए और डायरेक्टली वो पास हो गए। वो जो अपना पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास वो गया ही नहीं स्क्रूटनी के लिए। तो 17th लोकसभा में 222 बिल ये हुए थे, पास हुए थे, जिसमें से सिर्फ 45 बिल ही ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए थे, जो कि और ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, जब भी कोई एक्ट लेकर आती है तो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे क्या होता है कि हो सकता है कुछ भी पॉइंट मिस हो जाए या फिर कुछ किसी पॉइंट को लेकर कुछ और इशू हो सकते हैं, तो इसमें प्रॉपर डिस्कशन होता है लोकसभा में या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। और इससे रिलेटेड कोई भी अपोजिशन पार्टी वाले में, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, इसमें कुछ भी उनको इशू रहता है उस पर डिस्कशन करके उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है स्क्रूटनाइज के लिए, और उसको फिर से वापस सुधार करके फिर से बिल पास कराया जाता है। तो देखेंगे कि जो 222 बिल्स थे उसमें से सिर्फ 45 बिल्स ही थे जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए। तो इसका क्या क्या रीजन था, रेफरल ऑफ रीजन टू पार्लियामेंट्री कमेटी क्या क्या था, डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्या है। जैसे 16th लोकसभा में जो थे नियरली 28% जो बिल्स थे वो स्क्रूटनाइज होने के लिए गए थे, जो कि 17th लोकसभा में सिर्फ 16% बिल ही गए हैं स्क्रूटनाइज होने के लिए। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो इसमें अपने पार्लियामेंट में जो अटेंडेंस है ये बहुत कम होता जा रहा है, कि पर इसमें ऑन एन एवरेज जो एमपी का अटेंडेंस जो है 17th लोकसभा में 79% ही रहा। 100 डेज के सिटिंग में कोई भी एक ऑन एन एवरेज एमपी 79 डेज ही वो मीटिंग इसमें पार्लियामेंट में आए। और जो ये 16th लोकसभा में अराउंड 81% था।
तो 81% था, मीन्स 2% का डाउनफॉल हुआ है। तो ये इससे हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि सपोज ये जो बिल स्क्रूटनाइज होने के लिए कम जा रहा है तो इसका क्या क्या रीज़न है, और जो एमपी का अटेंडेंस है ये भी डाउन आता जा रहा है, तो इसके क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन है हमारा डिससेटिस्फैक्शन इन एमपी। जो एमपी हैं उनको क्या होता है कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं। सपोज कोई भी बिल आया, कोई भी इशू है, तो उसको रिजोल्यूशन को लेकर इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसका सॉल्यूशन टाइम पे ना होने की वजह से इनको बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शन है। दूसरा जो शिटिंग और है, सपोज कोई भी कॉल होता है इसका सेशन का, तो इसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है कि सपोज 5 से 4 चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि 5 से 8 भी एक्सटेंड किया जाता है, तो इसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है। तो एक दूसरा रीज़न है। तीसरा है कि जो हमारा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का ये एक रीजन है। बिकॉज क्या है कि अभी जो 16th और 17th लोकसभा था, 16th और 17th लोकसभा था, इसमें प्रॉपर कोई एलओपी नहीं था, लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं था। तो जो रूलिंग पार्टी था इनका अपोजिशन को लेकर काफ़ी रूड, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नहीं था। तो एक ये भी रीज़न है। एंड उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो ये होते हैं एमपीज़ होते हैं जो फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इन पे कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो पार्लियामेंट्री का फंक्शनिंग है ये डिक्लाइन हो रहा है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनमें डिसिप्लिन नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है अपने मेंबर्स को लेके कि हमें अटेंड करना है कि नहीं करना है। एटलीस्ट ऐसा कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि सिर्फ आप रेयर केसेस में ही नहीं अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अटेंड करना ही करना है। ये इसके मेन कॉजेज हैं। तो हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री के फंक्शनिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल का रोल क्या क्या है। एक तो सेंट्रल का रोल होता है डेमोक्रेसी में कि चेक और बैलेंसेस बनाए रखना है अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, एंड जो यूनियन गवर्नमेंट है इनके इसमें हार्मनी को मेंटेन करना है डेमोक्रेसी में को एग्जिस्ट करने के लिए। फिर हमें जो लेजिस्लेशन है उसको स्क्रूटनाइज करना रहेगा। एंड तीसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि डिबेट, डिस्कशन एंड डिलिबरेशन, मीन्स उसको अच्छे से काफ़ी स्पेसिफिक वे में डिस्कस किए करें कोई भी बिल आता है। तो हमारा ये जो 3D है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिबेट, डिस्कशन एंड डिलिबरेशन। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फंक्शन है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो जो सीटिंग्स है इसको हमें इंक्रीज़ करना रहेगा। सपोज अभी हमारा साल में यदि 90 डेज होता है तो हमें ट्राई करना है कि एटलीस्ट 120 डेज हमें सीटिंग करना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं जिनको जनरली हम BMW के नाम से जाते हैं। ये होता है बजट, बजट हो गया, एंड ये हो गया आपका मानसून, मानसून हो गया, एंड तीसरा है ये विंटर। ये 3 सेशंस होते हैं। तो 3 सेशन में तो सपोज इनको फिक्स करना चाहिए कि इनकेस एग्जिस्टिंग में अभी करेंटली 90 डेज है तो हमें उसको बढ़ा के 120 डेज पर एनम करना चाहिए सीटिंग। तो इससे हमारा क्या होगा कि सीटिंग का इंक्रीज होगा, और सीटिंग जब इंक्रीज होगा तो हमारा जो डेमोक्रेसी में इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग इस प्लेसेस पे अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया है, और जो ट्राइब्स हैं जो इनका अलग अलग इश्यूज हैं, वो ये इश्यूज जो हैं हमारे पार्लियामेंट में जब उस पर डिस्कशन होगा तो उसको उस पर कुछ ना कुछ प्रॉपर सोल्यूशन आएगा। और इसमें जो एक ऐसा रिसर्च सपोर्ट होनी चाहिए, लाइक कोई एमपी है तो और कोई बिल आ रहा है, तो कोई भी बिल आता है तो कोई भी एमपी उस पर तो एक्सपर्ट होता नहीं है। तो इसमें इनको एक रिसर्च एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिससे इनको हेल्प मिले बिल एक्ट को समझने में, और समझने में, और उसके फेवर प्रो एंड कॉन समझने में, जिससे कि वो बिल्स के अगेंस्ट कुछ अपना स्टेटमेंट दे पाए। तीसरा है कमिटी का रेफरल होना चाहिए कि कमिटी उसको रेफर करे स्क्रूटनाइज करने के लिए।
और इसमें एज अ अपोजिशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी डिस्कशन हो रहा था उसमें प्रॉपर डिस्कशन में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगला टॉपिक हम देखते हैं ऑफिस ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर का पोस्ट है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ओम बिरला जी हमारे 18th लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट किए गए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इनके पावर्स होते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि जो स्पीकर का है ये मोस्टली स्टैटिक पार्ट है, तो स्टैटिक पार्ट में आप इसको कवर कर लीजिएगा। और इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम है कि ये सेशन बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक में कवर करिए, बस हम इसके हाइलाइट्स बता देते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ओम बिरला जी उसमें इलेक्ट किए गए, री इलेक्शन हुआ है उनका 18th लोकसभा में एज ए स्पीकर। और जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के हेड होते हैं, ये ऐसा आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग। एंड जो इसमें पार्लियामेंट के राइट और प्रिविलेज होते हैं इसके ये गार्जियन होते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट अपना फंडामेंटल राइट एंड को लेके गार्जियन है वैसे। एंड इनका दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एंटी डिफेक्शन, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है अंडर शेड्यूल 10 में, इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, पिटीशन होनी है, इनको सारा हैंडल स्पीकर ही करते हैं। एंड तीसरा है जो मनी बिल का डिफिनीशन है कि कोई भी बिल हो रहा है, इसमें टेबल हो रहा है, तो उसको डिफाइन करना कि ये मनी ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल है या फिर मनी बिल है, इसको डिफाइन करने का सोली पावर जो है स्पीकर के पास है। और जानते हैं कि इसका पावर एक्सक्लूसिव क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपना जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राज्यसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। तो जो लोकसभा है इसमें और राज्यसभा दोनों में मनी बिल को लेकर डिफरेंट पावर है। जो भी मनी बिल से रिलेटेड पावर्स हैं सारा लोकसभा के पास है। राज्यसभा इस पर सिर्फ डिस्कस कर सकता है और इसमें अपना इनपुट जो होता है रिकमेंडेशन भेज सकता है, बट उस रिकमेंडेशन को फॉलो करना है कि नहीं करना है ये पूरा लोकसभा पे डिपेंड होता है। तो ये इससे रिलेटेड जो पावर है ये सिर्फ स्पीकर को पास है। जैसा कि आपको पता है जो आधार बिल आया था, आधार बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको जो उस टाइम पे तत्कालीन स्पीकर थे उन्होंने आधार बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया था, जिसके कारण से जो राज्यसभा था, राज्यसभा में आधार बिल पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया और वो डायरेक्टली पास हो जाता है। और इनकेस जो राज्यसभा है वहाँ पे लोकसभा से पास होकर मनी बिल गया है तो राज्यसभा उसको सिर्फ डिस्कस कर सकता है और उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, इम्प्लीमेंट कुछ अपना इनपुट है तो। नहीं तो इनकेस वो नहीं पास करता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 14 डेज में राज्यसभा से मान लिया जाता है कि वो पास हो गया। अभी हम देख लेते हैं, ये सारा स्टैटिक का पार्ट है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये ब्रिटेन से लिया गया है और एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड इनके पावर है। और इसको हम स्ट्रेंथन करने के लिए एक ये अच्छा इम्प्लीमेंटेशन इनपुट है कि उनको जो भी एक बार स्पीकर बन गया इनको इन एलिजिबल हम लोग कर दें। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी जो एमपी होते हैं, विनिंग एमपी जो जीत के आते हैं, उन्हीं को स्पीकर बनाया जाता है। जब वो स्पीकर बनते हैं तो क्या होता है कि उनमें ग्रीड एक होती है कि हम एक बार बन गए हैं तो फिर आगे भी हम अगला जो नेक्स्ट लोकसभा आएगा उसमें भी बनेंगे। तो री एलिजिबल होने की वजह से वो ट्राई करेंगे कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसका उनको मेंटेन करके चलें। तो जब रूलिंग पार्टी से उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनका जो अपोजिशन की पार्टी हैं उनसे उनका नहीं जमेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो लोकसभा है उनको री इलेक्शन के लिए इन एलिजिबल कर देना चाहिए, जिससे पार्शियल हो के ना इंडिपेंडेंट हो के कोई भी डिसीजन दें। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एंटी डिफेक्शन होता है इसमें दल बदला कानून बोलते हैं, जो कि शेड्यूल 10 में है। और इसमें कोई भी एमपी या फिर जो लेजिस्लेचर होता है मीन्स विधायक होता है वो पार्टी स्विच करता है
पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको वैलिडेट करने का काम जो होता है स्पीकर का होता है। सपोज वो एमपी है तो उसको वैलिडेट करने का काम लोकसभा स्पीकर करेंगे, और इसमें वो विधायक है तो उसको वैलिडेट करने का काम उस रिस्पेक्टिव स्टेट के असेंबली के स्पीकर करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड पूरे अदर कंट्रीज में क्या क्या रूल्स हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी जनरली पूछता है कि कोई भी अपना है, सपोज अपने इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है उसका, और जो यूएस में अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो फिर स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो हैं इनके रोल को लेकर कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यूके में जो होता है उनमें एंटी डिफेक्शन का जो एमपीज होते हैं या फिर एमएलए होते हैं, इनको पार्टी एक स्विच करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो इनका कोई भी ऐसा कोई स्ट्रिक्टली कोई रूल नहीं है, वो आसानी से स्विच कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन टाइप का कुछ नहीं होता है। और जो यूएस हुआ, कनाडा हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी कोई रेस्ट्रेंट नहीं है कि वो पार्टी स्विच कर रहे हैं कि ना करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसमें आज़ाद इंडिया के फ्रीडम होने के बाद नियरली 75 ईयर्स हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं इसका कि शॉर्ट में कि क्या क्या है इसका। सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिया का अपेक्स जुडिशरी बॉडी है, और ये 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ। आर्टिकल 24(1) में इसका डिफिनेशन है। इसमें एक सीजीआई रहते हैं, और इसमें जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को छोड़कर 33 अदर जजेस होते हैं, मीन्स 33 अदर जजेस प्लस 1 सीजीआई, मीन्स टोटल ये 34 का ये यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अभी इसका की फीचर देख लेते हैं कि ये हाईएस्ट कोर्ट होता है। इनके पास एक आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिसमें प्रेसिडेंट उस पर किसी भी मैटर पे कोई भी सीजीआई से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनका एक इनपुट या फिर उनका रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और ये जो भी रिकमेंडेशन होता है ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग होता है। प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। और इसमें जो यूनियन और स्टेट्स को लेके भी कोई इशू रहता है तो उसका भी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। पीआईएल भी इसमें हो सकता है। और आर्टिकल 2 के थ्रू फंडामेंटल राइट जो होते हैं, अपना एफआरस हैं, फंडामेंटल के राइट से रिलेटेड जो भी इसमें रिट्स हैं, रिट्स इससे रिलेटेड पावर्स यहाँ पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एंड इसके पास एक जुडिशियल रिव्यू का पावर है। चैलेंजेस इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो सबसे बड़ा इशू है कि सारे जुडिशरी में कि केसेस के बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसमें एक और है कि जजेस अपॉइंटमेंट, जजेस अपॉइंट्स जजेस, मीन्स एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंटमेंट करता है। तो ये सारे इसमें चैलेंजेस हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि रिसेंट में कौन कौन से टेक्नोलॉजी आए थे, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक तो ई कोर्ट को स्टेबल किया गया था, जहाँ पे आप अपने केस के स्टेटस हो गया, केस उसका केस का डिटेल्स हो गया, जजमेंट हो गया, ये सारा वहाँ पे देख सकते हैं ई कोर्ट में। एक वर्चुअल कोर्ट हो गया। सपोज आप सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ये है, सीट है, यहाँ पे दिल्ली में है, और आप बैठे हैं तमिलनाडु में, और आपने कोई भी केस फाइल किया है तो आपको तमिलनाडु से दिल्ली आना इस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन लेकर आया है कि आप वर्चुअली आप इसको जूम हुआ या फिर कोई प्राइवेट जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिंक हुआ उस वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक वर्चुअली आप अटेंड कर सकते हैं। और एक वहाँ पे डेटा ग्रिड बनाया गया है, जहाँ पे आप इससे केसेस का पेंडेंसी भी इम्पैक्ट होगा। और इसमें एक वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो क्या क्या करना चाहिए। एक तो जुडिशियल रिफॉर्म काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि
जो इसमें जजमेंट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइमली जजमेंट नहीं आना भी एक प्रॉब्लम होता है। इसमें इसलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देख लेते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। कि इसका डिफिनेशन ऐसा है कि स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड डिसीजन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ फॉर्मल एजेंसीज दैट डील्स विद क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट एंड करेक्शन। मीन्स कोई भी ऐसी एजेंसी जो इसमें क्राइम्स को रोकने के लिए, क्राइम्स का से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए उससे रिलेटेड करेक्शन और प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो भी किया जाता है, इसी को हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं। और इसको रिफॉर्म करने की क्यों ज़रूरत है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत डिमांड आता रहता है कि अपना जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे में केसेस में क्या होते हैं, जो ये गुनाहगार होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, मीन्स वो भी लोग बच निकलते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसमें तो पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका कॉलोनियल जो लीगेसी है उसको हमें मिटाने के लिए इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कि जो कन्विक्शन रेट है मर्डर के केस में 43% ही है। मीन्स सपोज 100% 100 मर्डर हुआ तो उसमें लगभग 43.8% लोग ही इसमें उनको सज़ा मिलती है, बाकी के केस में लोगों को सज़ा नहीं मिल पाती। जो फिर रेप हुआ, रेप के केसेस में कन्विक्शन रेट जो है 27.4% है। 100 में से 27.4 लोगों को ही सिर्फ सज़ा मिलती है। और इससे क्या होगा कि कोर्ट में जो इसमें पेंडेंसी है ये भी कम होगा। और अगला जो प्रॉब्लम है, जजों की संख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। और एक रेशियो निकाला जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ 21 जज ही हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे। मीन्स 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जज हैं। इसलिए ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी जुडिशरी में पेंडिंग केसेस हैं। और इसको क्या है कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हुए हैं इनसे इंटीग्रेट करके इसको काफ़ी अच्छे से हैंडलिंग किया जा सकता है। और इसमें जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी है। ये यूएन का एक रिपोर्ट है, यूएन रिकमेंडेशन है 222। इसमें बोला गया है कि जो 1 लाख लोगों पे सिर्फ 192 ही पुलिस हैं, जिसके वजह से अपने यहाँ क्राइम बढ़ता है। तो एक ये भी इशू है। और इसको टैकल करने के लिए जो अपना यूनियन गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है कि जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको मिटाने के लिए इन्होंने 3 जो कानून लाए हैं। एक है भारतीय न्याय संहिता, जो इसमें इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता जो इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये तीनों बिल उसमें तीनों को रिप्लेस करेगा। और इसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सपोज कोई भी इंसिडेंट हुए और उसके विटनेस को किसी भी तरीके से या तो वो अभी के लिए वो स्टेटमेंट दे देते हैं, बट बाद में उसको डरा के धमका के वो स्टेटमेंट से पलटी मार लेते हैं। तो या फिर क्या होता है कि अभी कोई उसके क्राइम हुआ, क्राइम के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया तो बाद में उसको मार दिया जाता है, डरा दिया जाता है, तो जिससे वो डर की वजह से वो अपना विटनेस नहीं बनना चाहते हैं। तो इनको देखते हुए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आया था। और इसको हैंडल करने के लिए एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट भी होनी चाहिए। और एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट टू साइलेंस। आर्टिकल 23 में ये एड्रेस करेगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। क्योंकि सपोज आपको पुलिस ले गई है और वो ज़बरदस्ती आपको बुलवाना चाहती है कि आपने ये क्राइम किया है, तो इस केस में क्या होता है, वो लोग तो कबूलवा लेते हैं बट इससे इशू होता है। तो एक राइट टू साइलेंस भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप वो वहाँ पे चुप रह के अपना फंडामेंटल जो राइट है वो निभा सकते हैं। इसके बारे में हमने एक और अलग से वीडियो भी बनाया था,
जिसमें जो 3 नए कानून थे इससे रिलेटेड हमारा आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देखेंगे वीडियो में, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे तीनों कानून के बारे में मैंने काफ़ी तीनों अच्छे से कवर किया था। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो भारतीय न्याय संहिता ये आईपीसी 1860 को इसमें रिप्लेस करेगा। और इसमें क्या है कि जो एक नया स्कीम लाया गया था कि कम्युनिटी सर्विस के बारे में, कि ये काफ़ी इंडिया में पहली बार आया था कम्युनिटी सर्विस, जिसमें एक पनिशमेंट का ये नया फॉर्म है कि सपोज आपने कुछ भी छोटा सज़ा इसमें सपोज आपने 3000 की चोरी की है तो आपको 2 साल या 1 साल का जेल तो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको किसी भी एनजीओ हुआ या फिर इन्वायरमेंट हुआ, अनाथालय हुआ, कहीं पे भी आपको एक कम्युनिटी के लिए सपोज एक ऑर्डर आ जाता है कि आपको 1 मंथ का एक अनाथ आश्रम में या फिर इसमें किसी भी एनजीओ से रिलेटेड उसमें आपको सेवा देनी है, तो ये कम्युनिटी सर्विस हो गया। और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इनका एज जो गैंगरेप विक्टिम है टू बी क्लासिफाइज एज मर्डर फ्रॉम 16 टू 18, मीन्स जो गैंगरेप के विक्टिम्स हैं वो 18 प्लस वाले को ही मेजर कंसिडर करेंगे। नहीं तो पहले क्या था, पहले 16 था, इसको बढ़ा के 18 किया जाएगा, बाकी को माइनर कंसिडर किया जाएगा। और इससे इसमें क्या रहेगा कि सेडिशन जो 124A था इसको निकाला जाएगा, जिसको देशद्रोह लॉ बोलते हैं। क्योंकि जब इंडिया इसमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो जो भी ब्रिटिशर्स के अपोज कर रहा था वो क्या करते थे, उनको गिरफ्तार करके 124A लगा के जेल में डाल देते थे। तो इसको इसमें रिमूव किया गया है, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया गया है। डिटेल में आप देख सकते हैं। दूसरा है भारतीय सुरक्षा संहिता, जिसको सीआरपीसी हम लोग बोलते हैं, सीआरपीसी। ये 1973 को रिप्लेस करेगा नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसमें क्या है कि कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं, जैसे डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, जो डिटेंशन है और जिनका अंडर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और वो उससे रिलेटेड जो भी सज़ा है, सपोज उसका मैक्सिमम का 1/3 काट लेते हैं तो उनको एक बॉन्ड पे रिलीज़ किया जा सकता है। और सपोज जो अक्यूज्ड हैं उसने आधा सज़ा काट लिया है, और ये तो अंडर ट्रायल्स हो गए, बट ट्रायल्स हो गए अक्यूज हैं और उनको जो है आधा सज़ा काट लिए हैं तो उनको भी बेल पे दिया जा सकता है। ये उनके लिए नहीं होगा जो एक से अधिक क्राइम के लिए दोषी पाए गए हैं, उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो पुलिस एनी टाइम मेडिकल स्पेशली रेप केसेस में पुलिस जो है ये मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है। और इसमें फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है ये मैंडेटरी हो गया है, मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के अंडर क्या होता है कि जो अक्यूज्ड हुए हैं वो उनको उनका सैंपल लेना, जैसे वॉइस का सैंपल लेना, फिंगर का प्रिंट लेना, हैंड राइटिंग लेना और सिग्नेचर लेना, ये उनको फोर्स नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनका एक जो फंडामेंटल राइट था वो वायलेट हो रहा था। तो इससे रिलेटेड भी इसमें चेंजेस किया गया है, जिसमें जो मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो किसी का भी ये सिग्नेचर का सैंपल, हैंड राइटिंग का सैंपल, फिंगर का इम्प्रेशन, वॉइस का सैंपल ले सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मीन्स ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि 1872 में आया था। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं इसको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें एक तो जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसको एज ए एविडेंस काउंट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं उनको भी ये कंसीडर किया जाएगा एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, और जो ओरल एविडेंस होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली लिया जा सकता है। सपोज आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी उसका एविडेंस ले सकते हैं। और ज्वाइंट ट्रायल भी किया जा सकता है कि सपोज एक पर्सन है, कोई भी एब्सकॉन्डेड है, मीन्स कोई भी वो बच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अरेस्ट वारंट कोई भी बच रहा है, उस केस में क्या होगा, एक से अधिक पर्सन को इसमें ट्रायल पे लिया जा सकता है। बस प्रॉब्लम इसमें यही था कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट है उसका एक वायलेशन का एक इशू आ रहा था।
और यहाँ पे एक प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड एक इशू था कि जो पार्लियामेंट्री अपना कमिटी है जो कि होम अफेयर्स के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर, उसने प्रिजन के कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के से रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें हम देख लेते हैं डिटेल में कैसे क्या है। तो एक तो वो देख लेते हैं, जो प्रिजन होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन और कंकरेंट। ये जो भी प्रिजन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मेंटेनेंस होता है, ये स्टेट करती है। और इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और चैलेंजेस क्या हैं प्रिजन को गवर्न करने में? जो समस्या पहले तो ये है कि किसी को बेल आसानी से नहीं मिलती है, यह। दूसरा, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है कि सपोज किसी जेल में 100 इसमें कैदियों की जगह है, बट वहाँ पे 130 लोग रह रहे हैं। और जो स्टाफ है 30% कम है। जहाँ पे 100 स्टाफ होनी चाहिए वहाँ पे 30% स्टाफ कम है, मीन्स वहाँ पे 70 स्टाफ ही हैं। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनमें रिपोर्ट में बोला गया है जो पुअर प्रिजनर हैं उनको सपोर्ट दिया जाए और उनके बेल को ट्रैक किया जाए, और जो ब्रिटिशर्स के टाइम से जेल चले आए हैं उनको रिनोवेट किया जाए। और एक मुल्ला कमेटी है जो कि 1980 में आया था, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डिसीजन था इसमें कि एक इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज लाया जाए, जो जेल से रिलेटेड, जैसे आईपीएस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस के लिए आईपीएस होते हैं, सेम वैसे ही एक प्रिजन से रिलेटेड आईपीसीएस लाया जाए, जो जेल से रिलेटेड सर्विसेज को देखा जाए सेम एज। अभी ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल सिस्टम में इंडिया में कैसे क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला था कि कोई भी ट्रिब्यूनल है वो जो गवर्नमेंट होती है उसको कोई भी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ये मैंडेट नहीं कर सकती है वो, क्योंकि ये एक जो एग्जीक्यूटिव हो गए ये उनका वर्किंग डिफरेंट है, और जो जुडिशरी है इनका वर्किंग डिफरेंट है। इसकी वजह से ये कोई भी मैंडेट नहीं कर सकती है कोई भी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। तो जो ट्रिब्यूनल है, एक तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये किसी भी सब्जेक्ट में, सपोज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं इस ट्रिब्यूनल में उनको लाया जाता है। तो ये एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, और इसमें जो जुरिस्डिक्शन होता है इनका ये स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है। सम ट्रिब्यूनल हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन। और जो ट्रिब्यूनल होते हैं और यहाँ पे इनका कंसर्न हाई कोर्ट से अपना वहाँ पे अपील भी कर सकते हैं, और कुछ केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 23A में बोला गया है कि पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये सेंट्रल या स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। और स्पेशलाइज सिग्निफिकेंस ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे ये स्पेशल होते हैं। फिर इनका जो होता है कि जो भी प्रॉब्लम रहता है इनका एक स्पीडी सॉल्यूशन इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। और ये जियोग्राफिकली डाइवर्स होते हैं। सपोज कोई इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है तो वहाँ पे कर्नाटका और जो कर्नाटका एंड जो सपोज कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर कोई भी वाटर को डिस्प्यूट हो तो उनको आना पड़ेगा दिल्ली, जो कि काफ़ी बड़ा एक इशू है वहाँ से दिल्ली आने के लिए। तो इनका क्या होता है कि एक जो ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ पे सपोज महाराष्ट्र में ही या फिर यहाँ पे कर्नाटका में ही वहाँ पे इनका ट्रिब्यूनल है, जिससे इन लोगों को ईजिली जुडिशरी की जस्टिस का एक्सेस मिल जाएगा। और ट्रिब्यूनल के साथ क्या क्या उसके कंसर्न्स हैं, उनका उतना इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये किसी न किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इसमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। यहाँ पे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि देखा गया है कि 7500 पेंडिंग केसेस हैं। कौन से ट्रिब्यूनल में? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। फिर
जो इनका जस्टिस से ओवरलैप करता है, क्योंकि कुछ लोग किसी टॉपिक को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, कोई यहाँ पे ट्रिब्यूनल में चला आता है, तो फिर ये ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन है। और इसके अलावा जो इसमें हम लोग क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, एक तो टाइमली अपॉइंटमेंट, जो भी उसके मेंबर्स हैं उसका टाइमली अपॉइंटमेंट हो। फिर जुडिशियल इम्पैक्टमेंट एक असेसमेंट हो कि उसका क्या क्या सॉल्यूशन आया, क्या क्या उसमें प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। तो थैंक यू गाइस, अभी के लिए हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 3 में आगे कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि टोटल 4 लेक्चर में हम इस मेंस 365 जो मैगजीन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, इसको कंप्लीट कर दें 4 लेक्चर में। तो आज मेरा 2 लेक्चर हो गया है, 2 और लेक्चर लेके हम इसको पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम कोई दूसरा स्पेशली हम सोसाइटी वाले जो इश्यूज़ हैं इसको हम लेकर आएंगे। तब तक आप लेक्चर 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर 1 का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। थैंक यू।